Hello students, we are doing chapter Indian economy and changes in the different sectors, primary sector, secondary sector and tertiary sector after 1950 till 1991 or to 1990. हम एग्रीकल्चर सेक्टर कर चुके हैं और कॉमन गोल्स कर चुके हैं. अगर आपको याद हो हमने कॉमन गोल्स में किया था, इंडिया ने मिक्स्ड इकॉनमी को सिलेक्ट किया. उसके बाद उसके जो कॉमन गोल्स थे हर 5 ईयर प्लान के वो थे ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंसी. After this 70 years approx, we have achieved all the common goals of 5 year plans except the equity. We are achieving, ये नहीं कि हम डेवलप हो चुके हैं, बट जो कॉमन गोल्स थे वो काफ़ी हद तक हम अचीव कर चुके हैं. फिर हमने एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ा, उसमें क्या क्या चेंजेस हैं. फर्स्ट वी हैव डन इज ग्रीन रेवोल्यूशन, लैंड रिफॉर्म्स. ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट्स, डिफिकल्टीज, डिसएडवांटेजेस, जहाँ पे हमने बैक सीट ली और जहाँ पर हमने फ्रंट सीट ली, दैट इज एडवांटेजेस. HYV सीट्स, एंड देन वी हैव डन the debate on subsidies, whether it is good or bad, whether it is to be given or not. अब हम जाते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर. इस 40 years में इंडस्ट्री ने कैसे वर्कआउट किया, अच्छा किया है, बुरा किया है, क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस लाए गए. मैं बार बार बता रहा हूँ, वाई नॉट 91. हम 91 की बात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि 91 के बाद केस ही कुछ और था. पॉलिसीज बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गई थी. विल कम ऑन दैट ऑन लेटर स्टेज. चलिए लेट्स प्रोसीड. इंडस्ट्रियल सेक्टर, पेज 21, पेज नंबर 21, इंडस्ट्रियल सेक्टर. At the time of independence, our industrial base was extremely weak. It was confined to cotton textile and jute. पहले हैंडीक्राफ्ट था, ब्रिटेन के बाद, ब्रिटिशर्स के बाद कॉटन एंड जूट आई. आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज भी काफ़ी हद तक, जिसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, काफ़ी हद तक मैनेज हो चुकी थी. बट ओवरऑल इंडस्ट्रियल बेस बहुत वीक था. मॉडर्नाइजेशन कम थी. इंडस्ट्रियल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही थी, बट उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए. मतलब हमारा एक्चुअल आउटपुट पोटेंशियल आउटपुट से बहुत कम था. There were only 2 well-managed iron and steel industries, and contribution of this sector towards GDP was also very low. This sector was marked by the presence of public sector. Small scale industries were also encouraged in this sector. Now what is the role for public sector industrial development? इस टाइम में ज़्यादातर इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट की ही थी. प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज में ज़्यादा नहीं आ रहे थे. क्वेश्चन है क्यों? उनके पास इतनी कैपिटल नहीं थी, उनको रिस्क बहुत लेना पड़ना था, और सबसे इम्पॉर्टेंट उनको लाइसेंस नहीं मिलता था. बट अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें, वो चाहते थे कि हर जगह एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पड़े. व्हेन वी से वो, वी मीन टू से प्लानिंग कमीशन. इस वजह से देयर वर दिस सेक्टर वाज कन्फाइंड मेजर टू पब्लिक सेक्टर. Public sector undertakings include those business enterprises which are controlled and run by the government or semi-government. The government ventured into the industrial sector through PSUs, public sector undertakings, to promote heavy and basic industries and develop the infrastructure of the country. जब कोई नई कंट्री बनती है तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है. जैसे एक नया घर बना है तो उसके लिए सबसे पहले बेड, फैन, ये बेसिक इंडस्ट्री नीड्स हैं. स्पून, फॉर्क, केचप, ये चीज़ें बाद में आ जाएंगी. पहले ये फ्रिज होगा तो आप केचप रखेंगे ना. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. AC होगा तो स्टेबलाइजर लेंगे ना. सो ये मैंने एक एग्जांपल घर के हिसाब से दिया. इसी तरीके से कंट्री बनाने के लिए जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं वो चाहिए. कॉटन, जूट, आयरन, स्टील, सीमेंट इंडस्ट्री. A dominant role was given to these industries because of the following mentioned reasons.
लैक ऑफ कैपिटल, प्राइवेट सेक्टर्स के पास पैसे ही नहीं थे कि वो इन्वेस्ट करें ऐसी कंट्रीज इंडस्ट्रीज में. द प्राइवेट सेक्टर डिड नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड कैपिटल नीडेड टू एस्टैब्लिश heavy and basic industries. So the government decided to initiate these industries under public sector. Low inducement to invest, inducement attractive. अगर पैसा था, I repeat, अगर पैसा था तो बिजनेसमैन अट्रैक्ट ही नहीं होते थे इन्वेस्ट करने के लिए. अगर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स थे, they don't take initiative to invest into the business. In the initial years subsequent to independence, the level of aggregate demand in the country was low. Aggregate demand का मतलब होता है खर्च करने की क्षमता, MPC, marginal propensity to consume. Aggregate demand मतलब आप कितना खर्च करना चाहते हैं. Aggregate demand in the country was low. Because of this, the private entrepreneurs were reluctant to invest huge sums in the new ventures. जो बिजनेस, पहले तो बिजनेसमैन के पास पैसा ही नहीं था, और जब था तो वो इन्वेस्ट नहीं करते थे, प्रोपेंसिटी नहीं थी, बिहेवियर नहीं था खर्च करने का. सो द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू टेक ओवर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर PSUs वर इनिशिएट इन द डिवर्स ऑपरेशनल फील्ड्स. उन्होंने वहाँ जाके भी काम किया जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर नहीं पहुँच सकता था, तो पब्लिक सेक्टर ने खुद काम करना शुरू किया. थर्ड, ये जो मैं एक एक लाइन बोलता हूँ इसको दिमाग खोल के सुना करो, इसी में से क्वेश्चन बन के आ जाएगा. Why private investors are not ready to enter into the industrial sector pre 1991 और post independence? 3 मार्कर क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में आने हैं. जो मैं बोल रहा हूँ इसको एक एक चीज पे ध्यान दें. You cannot just read it out and done your Indian economy. No, you cannot. You have to listen the full story through lecture. To promote social justice along with growth, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सोशल जस्टिस, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को भी प्रमोट करती है. जैसे कि अगर मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ करेंगे? जहाँ पे प्रॉफिट है. पर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है वो वहाँ इन्वेस्ट करती है जहाँ चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो. कोई बहुत ही रिमोट विलेज के अंदर, हिमाचल में हम जाते हैं, मकलौडगंज से पहले, अभी मकलौडगंज से लाइक हाफ ही वे होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे हेवल्स का शोरूम है, नॉट शोरूम, प्रोडक्शन यूनिट है, फाइन इस चीज का, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जिसके बनते हैं, और उनका प्रोडक्शन यूनिट है. इट्स अ प्राइवेट यूनिट, बट गवर्नमेंट ने उनको सब्सिडी दी है वहां पे काम करने के लिए. बिफोर 1991 ऐसी जगहों पे गवर्नमेंट ही प्रोडक्शन करती थी ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले और सोशल जस्टिस आए. क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टर्स वहां तो काम करेंगे ही नहीं, वो करेंगे जहां पे उन्हें प्रॉफिट होता है. लुधियाना, जलंधर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में. The government was of the view that if the private sector is allowed to operate on its own, it will lead to inequalities in income. To achieve the dual objective of growth coupled with the social justice, it was decided that PSUs would be established. Speed up. I'm giving you a minute. This role of PSU एक बार आप पढ़ रही हैं, इसके अंदर काफी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं. PSU क्या होती है, PSU को क्यों इनिशिएटिव दिया गया, प्राइवेट सेक्टर क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे. These are the 2-3 questions जो इस पॉइंट से बन के आ सकते हैं. आई एम गिविंग यू 1 minute to read the whole answer. Speed up.
मूविंग ऑन, इंडस्ट्रियल सेक्टर की इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट में सबसे बड़ा हाथ होता है एसएसआई। इंडिया जैसी कंट्री के अंदर एसएसआई इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। आज के टाइम पे जो भी इन्वेस्टमेंट जिस इंडस्ट्री की 5 करोड़ से कम होती है, 5 CR से कम होती है, उसे कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और 5 CR से ज़्यादा होती है तो उसे कहते हैं लार्ज इंडस्ट्री, द मीडियम साइज और लार्ज इंडस्ट्री। प्लानिंग कमीशन ने ये अमाउंट रखी थी 5 लाख की 1950 में। सो उस टाइम पे कोई इंडस्ट्री अगर 5 लाख से कम होती थी तो वो एसएसआई थी। आज के टाइम पे करंट सिनेरियो में इट इज़ 5 करोड़ और इसका सबसे बड़ा रोल है। A small scale industry is defined with reference to the maximum investment allowed on the assets of a unit. The limit has changed over a period of time. At the beginning of the planning, it was defined whose investment did not exceed 5 lakh. It is presently defined as one investment who does not exceed 5 crore. In 1955, the Village and the Small Scale Industry Committee, also called underline Karvi Committee, noted the possibility of using small scale industries for promoting industrial as well as rural development। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो किसी विलेज के अंदर एक इंडस्ट्री बनी हुई है जिससे वो क्या करते हैं, पान के पत्ते, आपने, जब मैं एक एग्जांपल दूं, पान का पत्ता समझते हैं आप, उसको सुखा के डूने बनाते हैं, डूने, जैसे हमें आजकल तो चलिए प्लास्टिक से बनते हैं डिस्पोजेबल्स, पहले डूने चलते थे, अभी भी कई जगहों पे डूने चलते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, विलेज में ये चीज़ मिल जाती है, तो उसकी उन्होंने इंडस्ट्री बना ली। अभी भी आपको समराला चौक या किसी भी चौक पे क्रॉस करते हैं तो बच्चे आ जाते हैं चीज़ें बेचने के लिए, बैगर्स और समथिंग, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, स्मॉल स्मॉल टॉयज बेचते हैं। वो सभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर बनती है। इसका पोटेंशियल कार्वी कमेटी ने देख लिया था कि ये बहुत ही पोटेंशियल वर्क है। It was recommended that SSIs should be promoted as they help to achieve growth with equity and are labor intensive. Underline labor intensive. The production of number of products was reserved for the small scale industries to avoid their competition with a large product. ये प्रोडक्ट सिर्फ स्मॉल एसएसआई में आएगा, लार्ज में नहीं, क्योंकि लार्ज में कैपिटल इंटेंसिव होती है, चीज़ें सस्ती बनती हैं, फिर कंपटीशन मिलेगा तो प्रॉब्लम आएगी। These units were also given concessions such as lower excise duty and bank loans at a lower rate of interest. May consider subsidy. Please read out SSI. इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं, what is SSI? What are the benefits of SSI? Why SSI was given more importance? So these are the different type of questions that can come from this topic. A minute, I am giving you 1 minute. ये पूरा रोल ऑफ एसएसआई एक बार रीड आउट कीजिए, स्पीड अप। Speed up everyone, 30 minutes. 30 seconds. Okay, let's proceed. IPR, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, ये पॉलिसी आई 1956 में, 1956 में, और ये रेजोल्यूशन 1991 तक वैलिड आई, और इसके अंदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को लाइसेंस मिला काम करने के लिए। The Industry Policy Resolution 1956
gave the leading role to the government in the process of industrialization and laid the foundation stone for a socialistic pattern of society. The purpose of this policy was to promote regional equality. Following are the principles of IPR 1956, classification of industries based on ownership. Industries were classified into three categories. The first, specifically for public sector undertakings. The second, which are for both private and public sector undertakings. And third, A और B को छोड़ के. So the A is for public sector undertakings, the second is for both. जो इंडस्ट्रीज में सिर्फ गवर्नमेंट काम कर सकती है, सेकेंड जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों काम कर सकते हैं, थर्ड पहले दोनों छोड़ के. अब आपको ऐसा लगेगा जिसमें सिर्फ प्राइवेट काम कर सकती है, ऐसा नहीं है. ये वो चीज़ है, ऐसी इंडस्ट्री जो नई मार्केट में आ जाए. जैसे 1956 में पता ही नहीं था कि 1980 के पास सीडीज इसकी इंडस्ट्री आ जाएगी. तो उस टाइम उन्होंने सोचा कि क्या करेंगे, इसे गवर्नमेंट में रखना है कि प्राइवेट में रखना है. तो सी कैटेगरी इसलिए रखी गई थी जो हमें सर्टेनिटी नहीं थी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. सेकेंड, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, लाइसेंस दिया गया. व्हाट डज लाइसेंस मीन? अगर आपने काम करना है तो आपको लाइसेंस लेना ही पड़ेगा. बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे उस टाइम. Industries in private sector could be established only after getting a license from the government. This was to encourage the establishment of industrial units in the backward areas and to ensure all-round development in the country. Third, industrial shops. To give impetus to the pace of industrialization in the economy. Industrialization को pace, speed बढ़ाने के लिए encourage करना. The private entrepreneurs were offered many types of industrial shops. यहाँ पर शॉप का मतलब है कंसेशन, सब्सिडीज देना, टैक्स हॉलीडे देना, कि 5 साल में आपको 1 साल टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है, जिस साल आप इससे कम प्रॉफिट कमाएंगे. कुछ कंडीशंस लगा दी गई थी. For establishing industrial units in the backward regions. These concessions are tax holiday for the new industrial units in backward region, power supply at concessional rates, etc. इलेक्ट्रिसिटी सस्ता देना और भी बहुत रीजन. सो व्हाट इज IPR? इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन. 3 पॉइंट्स. फर्स्ट, इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, ऑल द अदर A and B. सेकेंड, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. इस टाइम सिर्फ 3 ही इंडस्ट्रीज हैं जिसमें लाइसेंस गवर्नमेंट काम करती है. उस टाइम काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज थी. अब जो 3 है इसमें हम रेलवेज का एग्जांपल ले सकते हैं. अब रेलवेज को भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है. न्यूक्लियर पावर, फार्मास्यूटिकल्स के जो स्पेसिफिक ड्रग्स होते हैं, आर्म्स, बॉम्ब्स, उस टाइम कोई भी इंडस्ट्री के लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता था, अब जरूरी नहीं है. एंड थर्ड इज इंडस्ट्रियल शॉप्स, कंसेशंस एंड ऑल. 1 मिनट, रीड इट आउट. पूरा टॉपिक अच्छी तरह पढ़ें. IPR, स्पीड अप. ओके, दिस इज योर इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स चेंजेस, जिसके अंदर हमने पढ़ा है
small scale industries, and IPR, that is industrial policy resolution, and we have done as PSUs, PSU, SSI and IPR, 3 टॉपिक्स। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैं क्वेश्चंस आपको NCERT वाले ही करवा रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। आपने सभी क्वेश्चंस करने हैं, किस स्पीड से करने दैट इज योर पॉइंट, दैट इज योर कॉल। बट आज की क्लास के अंदर जैसे 4-5 क्वेश्चंस दूंगा वो जरूर आज ही पढ़ने हैं। पेज 27 क्वेश्चन 37, पेज नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 37। Why and how was private sector regulated under IPR? प्राइवेट सेक्टर को कैसे रेगुलेट किया गया IPR? रेगुलेट का मतलब सुपरवाइज, देखना कि वो इससे ज्यादा ना बढ़े, इससे कम ना करे। लाइसेंस दे दिया गया, रेगुलेट कर लिया। अगर बैकवर्ड में करेंगे इजीली लाइसेंस मिलेगा, बैकवर्ड एरियाज में करेंगे, बैकवर्ड एरियाज में करेंगे तो टैक्स कंसेशन मिलेगा, टैक्स हॉलिडे मिलेगी, शॉप्स मिलेंगे, इंडस्ट्रियल शॉप्स वाज द पॉइंट। अगर एक जगह पे ऑलरेडी इंडस्ट्री है, कंपटीशन ना मिले, वहां पे प्रॉब्लम ना आए, सिक यूनिट्स ना बन जाए, इस वजह से वहां पे उसको लाइसेंस नहीं दिया गया। तो बेसिकली मेन रेगुलेशन का पॉइंट था लाइसेंस नहीं। और जहां पे गवर्नमेंट काम कर रही है वहां प्राइवेट नहीं आ सकती, बट जहां प्राइवेट काम कर रही है वहां गवर्नमेंट आ सकती है। Under IPR 1956, the private sector was kept under state control through the system of license. No new industry was allowed unless a license was obtained from the government. Even an existing industry had to obtain a license for expanding output or for diversifying production. तो इंडस्ट्री बहुत रुकी भी रहती थी, अगर उसको अपना प्रोडक्शन को बढ़ाना था तब भी गवर्नमेंट से पूछना पड़ता था। The objective behind regulating the private sector through licenses was to promote equitable development in the country. It was easier to obtain a license if the industrial unit was to be established in the backward areas. Have a look on that. आंसर को एक बार go through कीजिए। Next question, page number 32, question number 53. Page number 32, question number 53. Why was public sector given a leading role in the industrial development during the planning period? ये जो हमारा प्लानिंग पीरियड था 47 to 50, क्योंकि 50 से तो हमने एग्जीक्यूट करना शुरू किए प्लान, 5 ईयर प्लान्स, तो उसमें हमने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बहुत ज्यादा प्रमोट किया, लीड वर्क दिया। व्हाई? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन वाज वेरी पुअर, वीक, स्टेगनेंट, रुकी हुई, गरीब। देयर वाज नीदर मच प्राइवेट कैपिटल नॉर डिड इंडिया हैव इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट क्रेडिबिलिटी सो दैट टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बाहर के लोग इंडिया में आके काम करने से लिए रेडी नहीं थे और इंडियंस के पास इतना पैसा नहीं था। Moreover, Indian planners did not want to be dependent on foreign capital for economic development. In such a situation, और हम dependent तो होंगे नहीं बाहर के, रीजन वही जो पहले प्रॉब्लम आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। In such a situation, it was only logical that PSU should take the initiative. Following are the reasons that explain the driving role of the public sector in the industrial development. Number 1, lack of capital with private entrepreneurs. They do not have the money. At the time of independence, the requirement of capital for diversified industrial growth far exceeded its availability with the private entrepreneurs. Accordingly, it became essential for the state to foster, बढ़ाना, industrial growth through public sector undertakings. 2. Lack of incentive among the private entrepreneurs. उनको इंसेंटिव ही नहीं मिलते थे काम करने के लिए, वो तो प्लानिंग पीरियड में हमने बनाया कि मिले। उस टाइम they don't have any encouragement
to work, motivation to work. The private investors lacked the incentive to invest in large industries. Because of this reason, public sector was forced to invest in the development of these industries. Third, socialistic pattern of society. The government realized that a socialistic society could be achieved only through direct participation of the state in the process of industrialization, because it requires investment that generates employment rather than investment that maximizes profit. Private entrepreneurs profit के लिए काम करेंगे, PSUs profit के लिए नहीं, ग्रोथ के लिए काम करेंगे. तो उन्होंने रियलाइज कर लिया PSU ज़्यादा ज़रूरी है. Concentration of wealth was to be discouraged and public investment was considered as the best means to achieve it. Concentration of wealth, कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा होना. 1991 के बाद यही चीज़ थी. There was no concentration. ये चीज़ हट गई, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आने लग गया, कुछ लोगों के पास. अंबानी, टाटा, बिरलास, नेमिंग अ फ्यू. उससे पहले ऐसा नहीं था. Was discouraged and public investment was considered as the best means to achieve it. Have a look on this answer, speed up. Speed up, go through the answer so that we can move to the another one. Don't waste your time. जैसे पहले बताया, focus, concentration. I have given you time. Have a look on the answer. Mind में बैठेगा आपके. Okay, page 33, question 57. Page number 33, question number 57. Though public sector is very essential for industries, many public sector undertakings incur huge losses and are in a drain of the economic resources. ठीक है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज ज़रूरी हैं, पर वो ज़्यादातर लॉसेज में रही, जिससे इंडिया का बहुत पैसा वेस्ट भी हुआ है. Discuss the usefulness of public sector undertaking in the light of this fact. Though public sector is very essential for industries, many public sector undertakings incur huge losses and are a drain of economic resources. इतने लॉसेस के बावजूद स्टिल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पर ध्यान दिया गया. क्यों? इतनी भी क्या ज़रूरत है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज़ की? अमेरिका में कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, वहाँ पे गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज नहीं है. स्टिल व्हाई इंडिया वाज इन दैट मच नीड? Although the inefficiency and low productivity in PSUs may lead to wastage of scarce resources and result in huge losses, forming a constraint on economic resources of the country, but they do have some advantages. Public sector has been playing a very significant role in the economic development. Number one, creation of a strong industrial base. 40 years इंडिया की गवर्नमेंट ने वर्क किया इंडस्ट्रियल बेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, फिर 91 में ओपन कर दिया, अब प्राइवेट सेक्टर काम कर सकते हैं. सो बेस, जिसे हम कहते हैं नींव, जो नींव थी उसको स्ट्रॉन्ग किसने किया? PSUs ने. Public sector undertakings have contributed significantly towards the development of heavy and basic industries, thus creating a very, very strong industrial base. Development of infrastructure, roads, dams, satellites. अच्छा, अभी तो सैटेलाइट्स जो है इसरो अभी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर है. कौन सा प्राइवेट एंटरप्रेन्योर इतना पैसा लगाएगा कि स्पेस में सैटेलाइट्स भेजे, या मार्स में ऑर्बिटर भेजे, या मून पे
ऑर्बिटर भेजे? नो वन। सो गवर्नमेंट को ही पहले इनिशिएटिव लेना पड़ता है। इन अमेरिका प्राइवेट इन्वेस्टर्स अब आने लगे हैं, एलन मस्क, बट अभी इंडिया में अभी भी स्पेस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट ही है, बट बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स, डैम्स, प्राइवेट इन्वेस्टर्स अब आ चुके हैं। उस टाइम पे प्लानिंग स्टेज पे इट वाज नॉट देयर, बिल्कुल भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो गवर्नमेंट को ही इनिशिएटिव लेना था। PSUs have helped in development of infrastructure of a country. A developed infrastructure boosted the progress of a private sector of the country. आजकल जितनी भी कंट्रीज डेवलप्ड है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे स्ट्रांग है। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर में ही पीछे कंसिडर होता है। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, जो लोगों के पास पैसे सेफ पड़े हुए हैं, कंट्री के पास सेफ पैसे पड़े हैं, गवर्नमेंट के पास पैसे पड़े हुए हैं, बट वो कहाँ खर्च करे, उसको मोबिलाइज कर दिया, अच्छी जगह पे लगा दिया। Government companies formed under PSUs mobilize the savings of individuals through offers of shares and use these savings for the economic development of a country. Mobilize मतलब अच्छी जगह पे लगाना, better work के लिए। Help to earn foreign exchange, बाहर की करेंसी इंडिया में आएगी। जैसे इंडिया की बहुत अच्छी इंडस्ट्री वर्क कर रही है आयरन एंड स्टील, हम उसको बाहर भेजेंगे, नेपाल बेचेंगे, पाकिस्तान बेचेंगे, श्रीलंका बेचेंगे, यूरोप में बेचेंगे, वहाँ की करेंसी इंडिया में आएगी, बाहर का पैसा इंडिया में आएगा, इंडिया की वेल्थ बढ़ेगी, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंडिया एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर नजर आएगा। PSUs ने किया ये। Many PSUs produce goods which can be exported. The export earnings of PSUs such as HMT, STC, etc. have helped the flow of foreign exchange into the country. Also, PSUs such as BHEL, ONGS, etc. help the country to save the import bill. इससे हम तेल आराम से खरीद सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, आयरन बेचा, आयरन बेच के, स्टील बेच के, हैंडीक्राफ्ट बेच के फॉरेन करेंसी हमारे पास आ गई डॉलर। अब जब हम ईरान, इराक, UAE, अरब से तेल खरीदेंगे तो हमारे पास डॉलर होगा देने के लिए, और हम तेल आराम से ले सकते हैं। और रुपीज में देंगे तो महंगा पड़ेगा, क्योंकि दे आर टू बी कन्वर्टेड इनटू डॉलर। हमारे पास डॉलर ही आएंगे, वो ही डॉलर हम दे देंगे, इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा, कन्वर्जन कॉस्ट नहीं पड़ेगी। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, PSUs are generally opened in a backward area so that these areas are also able to progress economically. हिमाचल, अब जैसे जम्मू कश्मीर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यूनियन टेरिटरीज में, लद्दाख को अलग कर दिया। वाई? वहाँ पे अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी, बैकवर्ड एरिया था, टूरिज्म के अलावा वहाँ पे कोई इंडस्ट्री प्रोडक्शन नहीं थी। नाउ इट विल ग्रो अप। Generation of employment opportunities. PSUs have generated substantial employment opportunities and have helped to address the problem of poverty and unemployment. You may write, because PSU are labor intensive. Because PSU apostrophe S, PSUs are labor intensive. They focus more on labor and less on capital. To promote equality, PSUs check concentration of power in few hands and promote equality in the country. आप लिख लेंगे, बट बेसिकली ऐसा हुआ नहीं है। करप्शन की वजह से बहुत प्रॉब्लम आई है और कुछ ही लोगों के हाथों में पैसा गया, बट यहाँ के लिए उनका मेन ऑब्जेक्टिव तो था कि पैसा कुछ लोगों के हाथ में ना रहे, PSU बने। PSU check concentration of power in few hands and promote equality in the country. The above points reveal that PSU play an important role in the economy of the country. Take 1 minute, इसे अच्छी तरह गो थ्रू कीजिए, 1 मिनट लीजिए और इसे अच्छी तरह गो थ्रू कीजिए, स्पीड अप। Though public sector is very essential for industries, many PSUs incur huge losses and drain. Still, we use it. Why? अब ऐसे PSUs बहुत कम हो गए हैं आफ्टर 1991। क्यों? वो हम बाद में पढ़ेंगे, दैट मीन्स अगला चैप्टर हमारा वही है।
अभी के लिए आई एम गिविंग यू अ मिनट और 1 मिनट हाफ सेकेंड, 1.5 मिनट, अच्छी तरह इसे रीड आउट कीजिए। टेक योर टाइम, स्पीड अप। अब मैं आपको 4 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। वो 4 क्वेश्चंस आप घर से अच्छी तरह रीड आउट करेंगे। करने अपने सारे ही क्वेश्चंस हैं, 1 मार्कर MCQs, 1 मार्कर, देन वी हैव वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, 3 to 4 मार्कर शॉर्ट क्वेश्चंस, 6 मार्कर लॉन्ग क्वेश्चंस। NCERT क्वेश्चंस तो मैं सारे करवा रहा हूँ, उसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ। और ये क्वेश्चंस आपने घर से एक बार अच्छी तरह गो थ्रू जरूर करनी है। व्हेन आई से घर से, दैट मीन्स अभी लेक्चर के बाद आप गो थ्रू कर लेंगे। पेज 26, क्वेश्चन 27। गिव 3 फीचर्स ऑफ SSI। SSI के कोई 3 फीचर्स दीजिए, माइंड लगाइए। अब पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज SSI? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। 5 करोड़ से कम, प्लानिंग के टाइम पे 5 लाख से कम। कार्वी कमेटी ने इसकी इंपॉर्टेंस समझी। ये होगी इंट्रोडक्शन। कोई 3 फीचर, 3 मार्कर इंट्रोडक्शन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। इन्वेस्टमेंट कम होती है, फ्लेक्सिबल होती है, गवर्नमेंट इसको सब्सिडीज या टैक्स कंसेशन देती है, लेबर इंटेंसिव होती है। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। 28, इन्यूमरेट द वेरियस प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय SSI। SSI की प्रॉब्लम्स बताइए क्या होंगी। कंपटीशन विद लार्ज इंडस्ट्रीज, टैक्सेशन प्रॉब्लम, स्किल प्रॉब्लम, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते माल, लोन लेना डिफिकल्ट होता है बैंक से, पेज 27, क्वेश्चन 38। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई इज एग्रीकल्चर सेक्टर डीम्ड टू बी द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया के लिए बैकबोन है। क्यों? कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, इंडिया की मेजर कंट्रीब्यूशन जीडीपी की नेशनल इनकम एग्रीकल्चर से आती है। सप्लाई ऑफ वेज गुड्स, वो गुड्स यहां से बनते हैं जिसमें एम्प्लॉयमेंट ज्यादा इंक्रीज करती है, एम्प्लॉयमेंट। सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल कहां से मिलता है? एग्रीकल्चर सेक्टर से। जैसे हमने फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री है आटे की, तो आटे को गेहूं कहां से मिलेगा? एग्रीकल्चर सेक्टर से। कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। इंस्ट्रूमेंटल इन द ग्रोथ ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन भी एग्रीकल्चर गुड्स की वजह से ही बनती है। सी पूरा वर्ल्ड बंद है, पूरा इंडिया बंद है, बट रेलवे चल रही है क्यों? ट्रांसपोर्टेशन चल रही है क्यों? सप्लाई के लिए, मालगाड़ी जिसे हम कहते हैं, गुड्स को इधर उधर करने के लिए, मूवमेंट ऑफ गुड्स। कंट्रीब्यूशन टू द वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ मेंटेन करने के लिए एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट।
वेज गुड्स वो होते हैं जो लाइफ की नेसेसिटीज होती हैं, जैसे वीट, शुगर केन एसेट्रा। अब शुगर की इंडस्ट्री के लिए शुगर केन चाहिए। पेज 28, क्वेश्चन 39। Explain briefly the problems faced by Indian farmers post independence. इंडिया की एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम आई इंडिपेंडेंस के बाद? लो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन बहुत कम थी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एक जगह पे 3 बंदे काम कर रहे थे, चाहिए था 1 बंदा, 2 बंदे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, उन्हें लगता था वो काम कर रहे हैं बट एक्चुअली वो काम नहीं करते, प्रोडक्शन नहीं होती उनसे, प्रोडक्टिविटी नहीं होती। सब्सटेंस फार्मिंग, नॉट कमर्शियल फार्मिंग, वो काम करते हैं रहने के लिए, खाने के लिए, ना कि बेचने के लिए, कमाने के लिए। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग, पुराने मेथड्स, पॉपुलेशन बढ़ गई, प्रोडक्शन नहीं बढ़ी। क्यों? मेथड्स पुराने थे, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, स्मॉल होल्डिंग्स, छोटी छोटी जगहों पे काम होता था। लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम, सामान बन जाता था, बेचना कैसे नहीं पता, सिस्टम नहीं था। हाँ, अब बहुत इंप्रूव हो चुका है, स्पेशल मंडीज बन चुकी हैं, विल बी डूइंग, अब हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। बट ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो 47 से लेके 50 तक आ रही थी, उसके बाद उसमें चेंजेस किए गए, लैंड रिफॉर्म्स एंड ऑल। यस, सो डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर वी हैव डन, इंडस्ट्रियल सेक्टर वी हैव डन। In agriculture sector, we have land reforms, green revolution, and subsidies debate होना चाहिए या नहीं। ये 3 पॉइंट मेन थे। इसके अंदर काफी कुछ था, ग्रीन रेवोल्यूशन के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, HYV सीड्स कब आया, कहाँ आया, कौन सी स्टेट्स में आया, कौन से गुड्स के लिए आया। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर हमने पढ़ा है PSUs क्यों जरूरी थे, क्या करते थे, चाहे लॉसेस में थे स्टिल। देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, क्या प्रॉब्लम आई, क्यों जरूरी थी। देन IPR 1956 and the third sector we have is foreign trade, service sector. Tomorrow we'll start service sector और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लेक्चर नंबर 4 we will complete it. This is for practice. ये 4 क्वेश्चंस एक बार आप अच्छी तरह अपनी रीडिंग पे वर्कआउट करेंगे, रीडिंग स्किल्स पे। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।